Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम नई थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी? थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन प्रमेय। बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में लगभग हर साल ही आती है ये, है ना। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये। तो देखो, थेवेनिन थ्योरम को समझाने के लिए ये पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। कोई भी थ्योरम होती है ना, उसका कथन होता है, भाई वो कहना क्या चाह रही है ना। तो ये थेवेनिन थ्योरम का क्या है, ये स्टेटमेंट है। तो देखो, इसको समझाने से पहले हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा व्यक्त करते हैं, फिर हम थोड़ा थोड़ा इसमें क्या करेंगे, पढ़ के देखेंगे इसको कि क्या कह रही है ना। तो एग्जाम्पल पहले स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो, थेवेनिन थ्योरम के लिए सबसे पहले ये काम में क्यों आती है, वो ही धारा का मान ज्ञात करने के लिए थेवेनिन थ्योरम का उपयोग करते हैं। परिपथ विश्लेषण के लिए, सर्किट एनालिसिस के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? थेवेनिन थ्योरम का उपयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं? किसी भी परिपथ में धारा की वैल्यू आपको बतानी है तो थेवेनिन थ्योरम के द्वारा भी हम बता सकते हैं। कैसे करते हैं देखो, तो हम इसकी व्युत्पत्ति देख लेते हैं साथ में, और प्रूफ भी देख लेंगे, है ना। तो देखो, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, कोई जाल होगा ना। कोई भी क्या होगा, जाल होगा, नेटवर्क होगा। तो देखो, मैं एक जाल और नेटवर्क ले लेता हूँ। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो सेम बस यहाँ Z1 Z2 Z3 इनकी क्या मिलती है, हमें वैल्यू ही मिलती है। तो आप ध्यान से सुनना, ये एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो देखो, Z1 एक प्रतिबाधा है, इम्पिडेंस है, रेजिस्टेंस है, जो कि Z2 लग रहा है, Z3 लग रहा है। इसमें एक ZL भी होता है, ZL, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक प्रतिबाधा इम्पिडेंस ZS है, और यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज स्रोत है, क्या? E है। ये कोई भी हमारे पास क्या है, कोई भी क्या है, हमारे पास एक नेटवर्क है, ठीक है। अब देखो, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसमें ZL लगा हुआ है। ZL वो प्रतिबाधा होती है, ZL वह प्रतिबाधा होती है, वह इम्पिडेंस होता है। ZL वह प्रतिबाधा होती है जिसके लिए धारा का मान ज्ञात करना होता है, जिसके लिए धारा का मान ज्ञात करना होता है। क्लियर है ये वाली बात? तो जब भी आपको कोई भी सर्किट दिया होगा, नेटवर्क दिया होगा, जाल दिया होगा ना, तो आपको करना क्या है, ZL पहचानना है। ZL वो बोलेगा क्वेश्चन में कि ये ZL है, मतलब वो प्रतिबाधा होगी जिसके लिए हमें धारा की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, पता लगाना है। अब इस परिपथ को हम किसकी हेल्प से करते हैं? थेवेनिन थ्योरम की। तो मैंने थेवेनिन थ्योरम को 4 स्टेप में क्या कर रखा है, बांट रखा है। स्टेप फर्स्ट, कथन हम लास्ट में समझ लेंगे एक साथ, है ना। स्टेप फर्स्ट, कैसे इस परिपथ को सोल्व करना है। सबसे पहले ZL को हटा देते हैं, ठीक है। ZL को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ZL को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ देखो, Z1 है, Z1 लिख देंगे। यहाँ क्या है, Z2 है, वही Z2 लिख देंगे। यहाँ क्या है, Z3 है, Z3 लिख देंगे। और इसके बाद यहाँ क्या है, ZS है, ZS लिख देंगे। यहाँ स्रोत है हमारे पास E का, तो स्रोत लिख देंगे। और ये
टर्मिनल, यहाँ से ZL हटा दिया, A और B ये खुले छोड़ दिए। अब हमने देखो दिखाई दे रहा है ना खुला। पहली स्टेप में यही करना है। इसके बाद हम देखते हैं क्या स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड क्या कहता है कि खुले टर्मिनलों यानी ये ओपन टर्मिनल जो हैं, ये खुले टर्मिनल है के मध्य वोल्टता ई इक्विवेलेंट ज्ञात करते हैं। खुले टर्मिनलों के मध्य वोल्टता ई इक्विवेलेंट ज्ञात करते हैं। यानी कि देखो इन दोनों के बीच में, यानी यही परिपथ आगे लेते हैं हम। देखो मैंने दोबारा बना देता हूँ। यहाँ क्या लगा हुआ है, Z1 लगा हुआ है। यहाँ क्या लगा हुआ है, Z3 लगा हुआ है। यहाँ क्या लगा हुआ है, Z2 लगा हुआ है। यहाँ एक टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल, ये A है, ये B है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक प्रतिबाधा ZS है, इम्पीडेंस है, और प्लस माइनस यहाँ जो सोर्स है ना वो क्या है हमारे पास, E है। अब आपको क्या करना है कि ये जो टर्मिनल है ना, ये जो हमने ये खुले टर्मिनल कब मिलेंगे ये भी क्लियर कर लेना है। लोड को हटाने पर लोड क्या होगा, जिसके लिए धारा का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए धारा का मान ज्ञात करना है वही लोड होगा थेवेनिन में, ध्यान रखना। तो यहाँ ये टर्मिनल खुले हुए हैं ना, तो इन टर्मिनलों के मध्य हमें क्या ज्ञात करनी है, वोल्टता ज्ञात करनी है। और इस वोल्टता का नाम मैंने क्या दे दिया, ई इक्विवेलेंट दे दिया। क्लियर है बात। अब कैसे ज्ञात करेंगे ना, तो देखना समझना। ये हमारे पास क्या है, सोर्स है। इस सोर्स से क्या निकलेगी, करंट निकलेगी। ऐसे जाएगी या नहीं जाएगी। मान लो कितनी करंट जा रही है, यहाँ से I करंट जा रही है। ये करंट ऐसे जाएगी। अब देखो इस टर्मिनल पर क्या ये करंट आगे जाएगी, ये करंट आगे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये टर्मिनल खुले हैं और खुले टर्मिनलों में जब परिपथ खुला होता है धारा नहीं बहती है, तो ये Z2 हमारे पास काम में आएगा ही नहीं। इसकी वैल्यू किसकी तरह बिहेव करेगी, 0 की तरह। तो ये सारी की सारी जो करंट है वो किस में आएगी, इसी में ही आएगी और यहीं घूमेगी, बस इसमें घूमेगी, इसमें। तो हम इस परिपथ में करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। आप कहोगे सर क्यों कर रहे हैं, अभी पता लग जाएगा। देखो तो इसमें आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, करंट की। अब एक बात सुनो, क्या ये Z2 काम में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो देखो इस परिपथ को मैं ऐसे व्यक्त कर सकता हूँ, कैसे, यहाँ तो मैंने लिख दिया क्या, Z1 लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, Z3 लिख दिया, ठीक है। Z2 अब काम में आ ही नहीं रहा, ये टर्मिनल A है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दिया, टर्मिनल B। यहाँ पर वोल्टता कितनी फाइंड आउट करनी है हमें, E इक्विवेलेंट करेंगे हम। यहाँ क्या लगा हुआ है हमारे पास, ZS लगा हुआ है, और यहाँ सोर्स लग रहा है कितने का, E का लग रहा है। और इस सोर्स के कारण क्या होगी, करंट क्या होगी, फ्लो होगी, जो केवल यहीं घूमेगी, इस परिपथ में घूमेगी। अब आप I की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी ये निकाल सकते हैं कितनी करंट फ्लो हो रही है, मान लो I, कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो होगी ना, तो I मान लेते हैं। अब देखो इसमें KVL लगा दो। मैंने बताया था जहाँ से चलेंगे ना घूम के वहीं आना है, तो ऊपर चले हम, ठीक है। तो कितना होगा, -E होगा। फिर ऊपर गए, अब देखो करंट भी ऊपर जा रही है, हम ऐसे चलते हुए एक बार घूम के आ रहे हैं भाई। करंट की डायरेक्शन में चलेंगे ना तो पॉजिटिव लेते हैं, करंट के अपोजिट चलते हैं तो नेगेटिव लेते हैं ना। तो ऊपर गए हम, अब करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या आएगा, प्लस आएगा, ZS के सापेक्ष ZS इंटू आई। ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR। फिर इधर आए इसके लिए, फिर प्लस करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं Z1 इंटू आई, फिर यही करंट की डायरेक्शन में Z3 इंटू आई, और ऐसे ही घूमकर इस पॉइंट पर आ गए। कुल वोल्टता की वैल्यू 0। अगर पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।
अब यहाँ से देखो आप क्या करो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आई, तो इसको लिख सकते हैं ZS प्लस Z1 प्लस Z3 इंटू क्या आई इज इक्वल टू, ई को मैं कहाँ ले गया बराबर के बाद, तो आई की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली ई अपॉन क्या ZS प्लस Z1 प्लस Z3 फाइंड आउट कर ली हमने। किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, आई की वैल्यू को पता लगा लिया हमने कितनी आ रही है। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है, इक्विवेलेंट। अब देखो ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, अब ये टर्मिनल कहाँ से जुड़े हुए हैं, ये यहाँ से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये देखो इसके पैरेलल में ही है ये, और जो वोल्टता यहाँ होगी वही वोल्टता यहाँ मिल जाएगी हमें, तो टर्मिनल ही तो है ये, तार ही तो है ये, तो जो वोल्टता यहाँ वही वोल्टता यहाँ, तो Z3 के लिए वोल्टता जो होगी ना वही के लिए वोल्टता क्या होगी हमारे पास, ई इक्विवेलेंट होगी। और ई इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आएगी ना हमारे पास वो देखो क्या आएगी, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू क्या IR, तो Z3 के लिए वोल्टता निकाल रहे हैं हम, Z3 के लिए वोल्टता R तो कितना है Z3 है, ठीक है भाई, और करंट कितनी आ रही है इसमें देखो घूम के I आ रही है, तो I से मल्टीप्लाई कर दो, तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I का मान क्या है हमारे पास ये है, तो Z3 I की वैल्यू रखेंगे E अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3, तो ऐसे हम क्या ज्ञात करेंगे, इक्विवेलेंट ज्ञात करेंगे। 2 स्टेप हो गई, तीसरी स्टेप सुनो, तीसरी स्टेप में क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप नोट करना है ना। स्टेप क्या थर्ड, अब स्टेप थर्ड क्या कहती है हमारे पास, स्टेप सेकंड ये है हमारे पास, और स्टेप थर्ड अब हमारे पास क्या कहती है वो देखना है हमें। देखो स्टेप थर्ड क्या कहती है, स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, Z इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करते हैं, Z इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है, जब स्रोतों को इंटरनल इम्पीडेंस से व्यक्त किया जाए, आंतरिक प्रतिबाधा से व्यक्त किया जाए, आंतरिक प्रतिबाधा से क्या किया जाए, व्यक्त किया जाए। तो अब इस बात को आपको क्लियर करना है, ये आंतरिक प्रतिबाधा क्या होता है। देखो अगर हमारे पास कोई भी सोर्स होगा, जैसे ये हमारे पास सोर्स है, यानी ये मान लो प्लस माइनस वोल्टता स्रोत है, अगर इसकी आंतरिक प्रतिबाधा देखें, यानी प्रतिबाधा होगा, यानी कि ये जो वोल्टेज होगा ना इसकी वैल्यू होगी 5 वोल्ट, वो 0 बनानी है हमें। आंतरिक प्रतिबाधा मतलब प्रतिबाधा को व्यक्त करना है, तो इसमें V का वैल्यू कब 0 होता है, जब हम इसे क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पहले भी बता चुका हूं, लघुपतित कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, सिंपल एक तार की तरह काम करेगा। ये इसकी क्या होती है, आंतरिक प्रतिबाधा। अगर आपके पास कहीं पर ये दिया हुआ है 5 एम्पियर स्रोत दे रखा है हमारे पास, I एम्पियर का, अगर आपसे पूछा जाए करंट स्रोत है, धारा स्रोत है, इसकी प्रतिबाधा क्या होगी, आंतरिक प्रतिबाधा, तो ध्यान रखना ये दोनों टर्मिनलों को क्या छोड़ दो, खुला छोड़ दो। क्या छोड़ दो, खुला छोड़ दो। ये क्या कर दिया हमने, खुला छोड़ दिया, तो ये किससे व्यक्त कर दिया हमने, इसकी आंतरिक प्रतिबाधा से, इंटरनल इम्पीडेंस से व्यक्त कर दिया। अगर आपके पास वोल्टेज स्रोत हो तो सिंपल एक तार से जोड़ दो, अगर आपके पास करंट सोर्स हो, धारा स्रोत हो, तो इसको क्या कर दो, ओपन से, खुला छोड़ दो, है ना। तो Z इक्विवेलेंट कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये है हमारे पास स्टेप थर्ड में, तो Z1 लिख देंगे हम, Z1 लिख देंगे, Z1 आ गया।
उसके बाद हम Z2 लिख देंगे, यहाँ आ गया हमारे पास Z2 आ गया। उसके बाद हम Z3 लिख देंगे, भाई Z3 भी आ ही रहा है, ठीक है, Z3 आ रहा है। उसके बाद ZS आ रहा है, यहाँ हम क्या लिख देंगे, ZS लिख देंगे। उसके बाद E, देखो ये वोल्टा स्रोत है, ये क्या है, वोल्टा स्रोत है। इसको इसकी आंतरिक प्रतिबाधा से व्यक्त करना है जब Z इक्विवेलेंट ज्ञात करेंगे। तो बताओ आंतरिक प्रतिबाधा क्या होगी, सिंपल इसे हटा दो और ऐसे जोड़ दो। तो ये देखो सिंपल मैंने ऐसे जोड़ दिया, और ये जो टर्मिनल है ना A और B, इनके बीच में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, Z इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है। ये चीज़ याद रख लेना, साइड में लिख लेना। हमें तो क्या चाहिए, Z इक्विवेलेंट चाहिए। क्लियर है ये वाली बात। तो देखो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं ताकि हमारे पास यहाँ जगह हो जाए। इस प्रमेय के अनुसार ऊर्जा स्रोतों तथा प्रतिबाधाओं से युक्त कोई भी द्वि टर्मिनल रैखिक जाल को एक तुल्य परिपथ से क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है। तो ये जो हमारे पास जाल है ना, इसको हम एक दूसरे परिपथ के द्वारा क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। क्लियर है, दूसरे परिपथ से क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है, जिसमें केवल एक वोल्टा स्रोत इक्विवेलेंट हो। ऐसा परिपथ बनाएंगे जिसमें केवल क्या हो, इक्विवेलेंट हो। वह श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा क्या हो, Z इक्विवेलेंट हो। इसकी जगह हम जो दूसरा परिपथ बनाएंगे ना, दूसरा नेटवर्क जो बनाएंगे, जाल बनाएंगे, उसमें केवल क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए इक्विवेलेंट और एक होना चाहिए क्या, Z इक्विवेलेंट। वोल्टा स्रोत E इक्विवेलेंट विद्युत वाहक बल जाल के टर्मिनलों को खुलाकर उनके मध्य वोल्टा के तुल्य होता है। तो इसने बोल रखा है कि E इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट से मिलकर बनाएंगे, जहां E इक्विवेलेंट जो होता है ना, वो विद्युत वाहक बल यानी वोल्टता जाल के टर्मिनलों को खुला कर उनके मध्य वोल्टा के होता है। तो जाल के टर्मिनलों को खुला कैसे करोगे आप, जो लोड होता है ना, जिसके सापेक्ष धारा का ज्ञात करनी है, उसको हटा दो तो ये जाल का टर्मिनल खुला हो गया। सेकंड स्टेप में इन टर्मिनलों के मध्य वोल्टता ज्ञात करनी है। भाई वही तो ज्ञात करके दिखाया है मैंने आपको, वही तो हमने ये ज्ञात करी है। फिर इसके बाद तथा प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट इन टर्मिनलों के मध्य मापित प्रतिबाधा होती है, जबकि सभी ऊर्जा स्रोतों को हटाकर इनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो देखो इनके ये Z इक्विवेलेंट ये होती है इन्हीं टर्मिनलों के मध्य प्रतिबाधा। जब स्रोतों जो होते हैं ना, उनको किससे व्यक्त कर दिया जाए, आंतरिक प्रतिबाधा से। तो स्रोत क्या लगा हुआ था, देखो इसमें E को आंतरिक प्रतिबाधा से व्यक्त कर दिया। तो यहां से आपको क्या मिल गया, Z इक्विवेलेंट मिल जाएगा। E इक्विवेलेंट आपको मिल ही गया। तो E इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट को कैसे जोड़ देंगे हम, श्रेणी क्रम में। बस इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट को लास्ट में कैसे जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। और हमारे पास ये परिपथ एक दूसरे परिपथ में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बस यही कौन सी थ्योरम होती है, थेवेनिन थ्योरम। तो हमारा ये स्टेटमेंट समझ चुके हैं हम, इसको हटा देते हैं और अब इसको डेरिवेशन को पूरा कर लेते हैं हम। अब देखो Z इक्विवेलेंट की वैल्यू ज्ञात करनी है, कैसे ज्ञात करोगे, A और B के बीच में वही आपको टोटल प्रतिबाधा निकालनी है, प्रतिरोध। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जो आज तक हम पढ़ के आए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो कैसे सोल्व करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको यहाँ से आप A और B के बीच में टोटल प्रतिरोध निकालना है। यहाँ से मान लो कोई करंट आ रही है I, A से चल रही है करंट, आगे जाएगी, यहाँ गई मान लो कितनी I1 गई और यहाँ गई कितनी I2। ये तो तरीका है, बाकी आप जैसे करो वैसे करो, है ना। अब श्रेणी क्रम समांतर क्रम कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ देखो श्रेणी क्रम संयोजन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि धारा की वैल्यू सेम होती है। वो जिन प्रतिरोधों में धारा की वैल्यू सेम होती है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं, श्रेणी क्रम में होते हैं। देखो
Z1 और ZS में कितनी धारा जा रही है। इस बिंदु से देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी करंट आ रही है, I1 ही आ रही है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान क्या होता है, समान। इसमें भी I1 इसमें भी I1। तो ZS व Z1 कैसे क्रम में है हमारे पास, श्रेणी क्रम में है। तो बताओ क्या लिख सकते हैं हम इसे, ZS प्लस Z1। टोटल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो कैसे बनेगा, देखो ये यहाँ क्या लगा हुआ है, Z3 लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है, Z2 लगा हुआ है, और ये हमारे पास ये इधर आ गया, ये टर्मिनल A ये टर्मिनल B, ये क्या निकालना है, Z इक्विवेलेंट। और इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में एक प्रतिबाधा लगा दी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ZS प्लस Z1 होगी। ठीक है, ZS प्लस क्या होगी, Z1 होगी। अब आप देखो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कैसे निकालते हैं समांतर क्रम, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो इन दोनों का एक बना लो फटाक से। तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 की वैल्यू ZS प्लस Z1 और R2 की वैल्यू 1/Z3। तो 1/r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो Z3 इंटू ZS प्लस Z1। ZS प्लस Z1 से ZS प्लस Z1 कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा क्या, Z3 बन जाएगा, प्लस Z3 से Z3 कैंसिल, तो ZS प्लस Z1 बन जाएगा, ZS प्लस Z1। इसको उल्टा कर दो तो R इज इक्वल टू क्या आएगा, Z3 इंटू ZS प्लस Z1 अपॉन Z3 प्लस ZS प्लस Z1। यानी इन दोनों की जगह क्या लिख देंगे, देखो यहाँ Z2 तो है ही, और इन दोनों का एक बन जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, ये देखो यहाँ हमें देखना क्या है, Z इक्विवेलेंट किसके बीच में, A और B के बीच में, और इसकी वैल्यू ये हो जाएगी क्या, Z3 और ZS प्लस क्या Z1 अपॉन Z3 प्लस ZS प्लस Z1। क्लियर है, इतना हो जाएगा साफ साफ। अब देखो यहाँ से चलोगे आप, आई करंट मानोगे तो इसमें भी आई जाएगी, तो इसमें भी तो आई जाएगी। ये कौन सा क्रम हो गया हमारे पास, देखो श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। तो बताओ अब और कोई प्रतिरोध बच रहा है क्या इन दोनों के अलावा, नहीं बच रहा। तो Z इक्विवेलेंट क्या होगा बताओ, दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ दो, दो ही तो बचे हैं। तो क्या बनेगा, Z इक्विवेलेंट की वैल्यू Z2 प्लस इसको जोड़ दो Z3 इंटू ZS प्लस Z1 अपॉन क्या Z3 प्लस ZS प्लस Z1। तो ये किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास, Z इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो E इक्विवेलेंट भी हमने फाइंड आउट कर लिया, और क्या फाइंड आउट कर लिया, Z इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लिया। लास्ट स्टेप 4, जैसा कि हमारा स्टेटमेंट था क्या, कि इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। इस जाल को हम एक नए जाल के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसमें एक तो क्या होगा हमारे पास, प्लस माइनस E इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, एक क्या होगा हमारे पास, Z इक्विवेलेंट होगा, और दोनों कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो दोनों हमने कैसे लगा दिए, श्रेणी क्रम में लगा दिए। स्टेप नंबर 4 आ गई। ठीक है, ये स्टेप यहाँ तक क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। स्टेप 4 इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट, और लास्ट में देखो ZL हटाया था ना, वापस से ZL लगा दो यहाँ पर, बस ZL को क्या कर दिया, लगा दिया। क्लियर है। अब यहाँ से देखो करंट फ्लो होगी, ये सोर्स के कारण करंट फ्लो होगी। तो बताओ करंट की वैल्यू क्या होगी। इस स्टेप में क्या करते हैं हम, Z इक्विवेलेंट व ZL को किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जैसा कि हमारा क्या था, स्टेटमेंट था। जोड़ दिया। अब इसमें करंट निकाल लो। मान लो इस सेल के कारण इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, I।
तो देखो श्रेणी क्रम बन रहा है, सीधा निकाल लेता हूँ मैं धारा। कैसे निकाल लेना, I बराबर ओम्स लॉ क्या कहता है, V अपॉन R। V कितना है इसमें, देखो E इक्वलेंट है तो E इक्वलेंट लिख देना है, E इक्वलेंट अपॉन R कितना है, देखो 2 है इसमें, Z इक्वलेंट प्लस ZL, Z इक्वलेंट प्लस ZL। यानी कि ये जो करंट आ रही है ना हमारे पास, ये इक्वलेंट की वैल्यू रख दो इसमें, Z इक्वलेंट की वैल्यू रख दो और ZL की वैल्यू रख दो। ये जो वैल्यू आएगी ना I की, वो कौन सी धारा है, इस ZL के सापेक्ष धारा है, कौन सी थ्योरम के अनुसार, थेवेनिन थ्योरम के अनुसार। तो लास्ट में हम E इक्वलेंट की वैल्यू रख देते हैं। E इक्वलेंट कितना होता है, देखो Z3 इंटू क्या E और क्या ZS प्लस Z1 प्लस Z3 अपॉन Z इक्वलेंट की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी Z2 प्लस Z3 ZS प्लस क्या Z1 अपॉन Z3 प्लस ZS प्लस Z1 और प्लस क्या आ रहा है ZL। ये हमने क्या फाइंड आउट कर ली, करंट फाइंड आउट कर ली, कौन सी थ्योरम के अनुसार, थेवेनिन थ्योरम के अनुसार। तो इस तरीके से हम थेवेनिन थ्योरम के द्वारा किसी लोड प्रतिबाधा ZL के सापेक्ष क्या निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। ये पूरा प्रोसीजर आपको ध्यान रखना है। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आता, अगर क्वेश्चन आया, वैसे तो आता है प्रूव करने के लिए और आएगा बिल्कुल एज इट इज, स्टेप 1 करो, स्टेप 2 करो, फिर स्टेप 3 करो और फिर स्टेप 4 करो और सोल्व कर दो, हो गया काम हमारा। लेकिन जब एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा तो बस उनमें Z1 Z3 Z2 ZS और Z की वैल्यू दी होगी, बाकी सेम ऐसे ही करता रहना है हमें सारे काम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, है ना।